नमस्कार साथियों, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, BR मिर्जा गवर्नमेंट कॉलेज नागौर। तो जो अपन वीडियो के अंदर जो अपने चर्चाएं की उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज अपन बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो यह है कि हड़प्पा सभ्यता का उदय किस प्रकार से हुआ है। हाउ द हड़प्पन सिविलाइजेशन ओरिजिनेटेड ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर अपन बात करें तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। कांसा एक प्रकार की धातु है, इसके बहुत से उत्पाद और बहुत सी वस्तुएं हमें हड़प्पा के अंदर खुदाई के दौरान मिले हैं, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर अपन इंट्रोडक्शन देंगे, 4-5 लाइनें अच्छी अपन याद रख सकते हैं, जिसमें सबसे पहली है कि हड़प्पा सभ्यता यह कम से कम 1000 साल तक अस्तित्व में रही है। 1000 साल का जो समय पीरियड है बहुत लंबा और विस्तृत समय पीरियड होता है, तो बहुत ही अधिक विकसित और समृद्धशाली सभ्यता रही है। दूसरा यह है कि हड़प्पा के इतिहास मिलने के साथ ही जैसे ही हमें पता लगा कि हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में रही है पहले, तो प्राचीन भारत है उसकी एंटिक्विटी, एंटिक्विटी का क्या मतलब है? प्राचीनता। प्राचीन भारत की प्राचीनता कम से कम 2000 साल पहले चली गई, यानी भारत का प्राचीन इतिहास और अधिक प्राचीन हो गया। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता बहुत पहले अस्तित्व के अंदर आई है, तो 2000 साल पहले कुछ के भारत का जो इतिहास है वो पहले पहुंच गया, 2000 साल पहले पहुंच गया। तो एंटीक्विटी प्रोवाइडेड एंटीक्विटी टू एंशियंट इंडिया। एंटीक्विटी मतलब इसने प्राचीन भारत को और अधिक प्राचीन बना दिया, कम से कम 2000 साल पीछे खींच के ले गई है भारत के इतिहास को। फिर हड़प्पा में हमें 1400 से अधिक बस्तियां मिली हैं। ये बस्तियों की संख्या बहुत ही अधिक है और बहुत ही विस्तृत बस्तियां हड़प्पा के अंदर हमें मिली है। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही विस्तृत सभ्यता हड़प्पा सभ्यता रही है। फिर जो इनका एरिया है वो 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में हड़प्पा का जो क्षेत्र है वो फैला हुआ था। अब अपन आगे बात करते हैं कि हड़प्पा के जो उदय है उसके बारे में अपन बात करते हैं। लेकिन क्या है, उदय से संबंधित अनेक प्रकार के विचार इतिहासकारों के सामने आते हैं, कोई एक मत राय नहीं हो सकी है हड़प्पा के उदय से संबंधित। क्यों इतने विभिन्न प्रकार के मत आए हैं हड़प्पा के उदय से संबंधित, इसके बारे में अपन बात करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, क्यों खूब सारी सिद्धांत आ गए, खूब सारी व्याख्याएं आ गई हड़प्पा के उदय से संबंधित। सबसे पहला कारण ये है, देखो जो हड़प्पा सभ्यता है उसको 3 भाग में बांटा जाता है। सबसे पहले आता है प्री हड़प्पा कल्चर। प्री हड़प्पा का मतलब क्या है? प्राक प्राक हड़प्पा युग। तो उसके बाद आता है विकसित हड़प्पा युग, यानी मैच्योर्ड हड़प्पा कल्चर। अंग्रेजी में शब्दों से आप आसानी से समझ जाएंगे, मैच्योर्ड हड़प्पन। फिर लास्ट में आता है उत्तर हड़प्पा काल, यानी लेटर वैदिक पीरियड, यानी प्री लेटर हड़प्पा पीरियड, यानी प्री हड़प्पा पीरियड, मैच्योर हड़प्पा पीरियड और लेटर हड़प्पा पीरियड। 3 पार्ट में हड़प्पा सभ्यता को हम डिवाइड करते हैं। अब क्यों उदय से संबंधित कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, विवाद क्रिएट होता है, क्यों हमें अधिक से अधिक साक्ष्य नहीं मिले हैं हड़प्पा के उदय से संबंधित? इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि जो अधिकांश साक्ष्य हैं खुदाई के दौरान जो हमें मिले हैं वो विकसित हड़प्पा से संबंधित है, यानी पूर्व हड़प्पा या प्राक हड़प्पा से संबंधित हमें साक्ष्य बहुत कम मिले हैं, और अधिकतर साक्ष्य में विकसित या मैच्योर हड़प्पन जो पीरियड है उससे संबंधित हमें मिले हैं। तो क्योंकि पूर्व हड़प्पा से संबंधित हमें कम साक्ष्य मिले हैं, तो ऑब्वियस है जो उदय के राज है वो पूर्व हड़प्पा काल में ही निहित है। तो इसलिए इससे संबंध में कॉन्ट्रोवर्सी जनरेट होती है कि हड़प्पा का उदय किस प्रकार से हुआ होगा, अनेक प्रकार की राय है। फिर इसके बाद इसके पीछे दूसरा कारण यह है कि जो खुदाई हुई है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत और पाकिस्तान के द्वारा जो खुदाई की गई है वह हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन है। खुदाई भी 2 प्रकार की होती है। हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब है? क्षैतिज खुदाई। क्षैतिज खुदाई अपन किसे कहते हैं? यानी अपन बहुत बड़े विस्तृत भूभाग में अगर अपन खोदना शुरू करें तो हम हॉरिजॉन्टली चलेंगे, इधर खोदा, इधर खोदा, इधर खोदा, इधर खोदा। तो क्षैतिज खुदाई भी हड़प्पा से संबंधित है। लेकिन जिसको जो दूसरी तरह की खुदाई है जिसको कहते हैं लंबवत खुदाई, वर्टिकल एक्सकेवेशन। लंबवत खुदाई क्या है? आप जमीन के अंदर इस प्रकार से खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ, काफी गहराई में आप जाते जाओ। तो लंबवत खुदाई बहुत सीमित रही है, क्योंकि जो उदय के राज हैं वो लंबवत खुदाई से ही खुलेंगे। जितना अपना नीचे की तरफ खोदते जाएंगे, जितनी अधिक परतों के बारे में पता लगेगा, पहले कौन सी परत है किसी की, बाद में कौन सी परत है, जैसे पहले हड़प्पा की परत है, बाद में वैदिक की परत आएगी, वैदिक के बाद मौर्य काल की परत आएगी। इस प्रकार जब अपन लंबवत खुदाई करेंगे तो उदय से संबंधित राज हमारे सामने पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की खुदाई बहुत कम हुई है और अधिकांशतः क्षैतिज खुदाई हुई है, क्योंकि लंबवत खुदाई में अधिक पैसा लगता है, अधिक टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है।
और पाकिस्तान और भारत की सरकार के पास इतना अधिक पैसा नहीं है कि वो सारे के सारे रिसोर्सेज उनकी खुदाई में लगा देते। इस कारण भी ओडा से संबंधित कंट्रोवर्सी जनरेट होती है। तो क्या है, जब लंबवत खुदाई नहीं हो पाई, जिसके बारे में बात कर रहा था, स्ट्रेटोग्राफिक एविडेंस नहीं मिल पाया, स्ट्रेटोग्राफिक एनालिसिस नहीं मिल पाया। स्ट्रेटोग्राफिक क्या है? परत दर परत विश्लेषण नहीं होता है, पहले कौन सी सभ्यता, बाद में कौन सी सभ्यता, उसके बाद कौन सी सभ्यता, तो परत दर परत विश्लेषण यहाँ पे नहीं होता है। अब जैसे मोहनजोदड़ो के बारे में इतिहासकार कहते हैं कि मोहनजोदड़ो के निचले भाग है पानी से भरा हुआ है, तो वहाँ पे खुदाई नहीं हो पाई। इसी कारण जो ओडा से संबंधित राज है हड़प्पा के, वो हमारे सामने नहीं आ सके। तो इसी कारण साक्ष्य की प्राक हड़प्पा से संबंधित, यानी पूर्व हड़प्पा से संबंधित जो साक्ष्य, उनकी कमी के कारण हड़प्पा से संबंधित जो उदय है उसके रिलेटेड खूब सारी जो धारणाएं हैं इतिहासकारों ने बना ली, एक मत राय नहीं। फिर सबसे पहला अपन उदय के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण माना जाता है उसको देखा, तो कई सारे इतिहासकार इसके बारे में बात करते हैं, वो है आकस्मिक विकास। हड़प्पा का सडन अपीयरेंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आकस्मिक विकास, आकस्मिक का मतलब क्या? सडन, अचानक, कोई चीज अचानक सामने प्रस्तुत हो जाए। एक तो होते हो कोई भी विकास धीरे 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 1000 साल लग जाए, 2000 साल लग जाए। एक है कुछ ही वर्षों में, 20, 25, 30, 35 सालों के अंदर भी कोई बहुत बड़े शहर सामने आ जाए। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हड़प्पा का विकास आकस्मिक हुआ है। तो आकस्मिक क्यों हुआ? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के विकास में कहीं बाहरी लोगों ने अपनी भूमिका निभाई थी। हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो हड़प्पा से भी थोड़ी पुरानी है। तो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो उत्तर पश्चिम सीमा में आए, भारत में यहाँ पे आके रहे और उन्होंने हड़प्पा संस्कृति को बसाया। ये इतिहासकार विदेशी प्रभाव के बारे में बात करते हैं कि विदेशी प्रभाव के कारण हड़प्पा के अंदर हड़प्पा सभ्यता का विकास किया गया, यानी बाहर प्रवासी लोग आए बाहर से, उन्होंने यहाँ पे आके हड़प्पा को बसा दिया। अभी कौन से इतिहासकार है मैं लिख लेता हूँ। सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल, MARSHA, सर जॉन मार्शल। बी गॉर्डन चाइल्डिश, CHILDE। मुख्यतः ये दो इतिहासकार हैं जो सडन ओरिजिन के बारे में बात करते हैं, मेसोपोटामिया के प्रभाव के बारे में बात करते हैं, कि उनके प्रभाव के कारण हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जो मैच्योर हड़प्पा का जो पीरियड है वो मात्र 500 साल में विकसित हो गया है। 500 साल बहुत कम समय पीरियड होता है, तो 500 साल में हड़प्पा का जो विकसित जो इसका लेवल है वो आ चुका था। और जब भी कोई भी सभ्यता का विकास अचानक होता है तो यह अनुमान लगाया जाता है इतिहासकार के द्वारा, जरूर उस सभ्यता को बसाने वाले लोगों के दिमाग में कोई प्रायर नॉलेज रही होगी, यानी उनको पहले से पता होगा कि सभ्यता का विकास किस प्रकार से कर सकते हैं, शहरों का विकास किस प्रकार से कर सकते हैं, शहरों को किस प्रकार से बसाया जा सकता है। तो हड़प्पा को बसाने वाले लोगों के दिमाग में जरूर कोई प्रायर नॉलेज रही होगी। प्रायर नॉलेज यानी पहले से ही उनको जानकारी होगी, और जो जानकारी है पहले से कहाँ से आई होगी? मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया के लोग भारत में आके बसे, यहाँ पे उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता है, इसका उन्होंने विकास किया। अब ये जो इतिहासकार है यह कुछ समानताएं ढूंढ के लाते हैं। हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में समानताएं, समानताएं क्या है? सबसे पहला ये है कि दोनों की दोनों सभ्यता शहरी सभ्यताएं, अर्बन सिविलाइजेशन, शहरी सभ्यताएं दोनों की दोनों। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट दोनों जगह पे मिली है। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट इसका क्या मतलब है? चित्रकार लिपि, दोनों जगह पे चित्रकार लिपि मिली है। फिर मुहर का इस्तेमाल दोनों जगह पे हुआ है। मुहर, मुहर है हड़प्पा में भी मिली है, मेसोपोटामिया में मिली है। जो मुहर मिली है कई जगह पे गोल है, कई जगह पे सिलेंड्रिकल है, कई जगह पे क्वाड्रिलेटरल है। तो मोहर का मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे मोहर का, हड़प्पन मोहर का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? यह सिक्के नहीं थे, आप इनको सिक्के समझने की गलती मत कर देना। मोहर एक प्रकार से जो कमर्शियल ट्रांजेक्शन हुआ करते थे, जो व्यापारिक क्रय और विक्रय हुआ करते थे, उनको ऑथेंटिकेट करने का काम करते थे, उनका जरिया नहीं थे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कोई वस्तु है उसका उत्पादन हुआ, उसको मेसोपोटामिया व्यापार के माध्यम से भेजना है। उस वस्तु को पैक करके अच्छे से बोरे में पैक करके, सपोज करो बोरे को बांध के उसके ऊपर एक सील लगा दी। वह सील किसकी तरफ इशारा कर रही है कि यह जो वस्तु है वो गुणवत्तापूर्वक वस्तु है, इसकी क्वालिटी वाली वस्तु है। तो इसका मतलब यह है कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को सुनिश्चित करती थी मोहर। ये सिक्कों की तरह इस्तेमाल में नहीं ली जाती थी। और दोनों ही जगह मेसोपोटामिया और हड़प्पा में दोनों ही जगह मोहर का किसी प्रकार से प्रयोग किया
गया। फिर दोनों ही सभ्यता में हम देखते हैं चाक द्वारा निर्मित मृद भांड हमें मिले हैं। चाक मतलब जो पहिए जब घूमता है और फिर मटके का निर्माण होता है, दोनों जगह पे पहिए से निर्मित हमें मृद भांड या मटके मिले हैं। फिर दोनों सभ्यता ब्रॉन्ज कांस्य युगीन सभ्यताएं हैं, यानी ब्रॉन्ज या सिविलाइजेशन है मेसोपोटामिया और हड़प्पा दोनों ही। फिर इसके बाद दोनों जगह पे पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। देखो सिमिलैरिटी कितनी मिल रही है पकी हुई ईंटों का। ईंट क्या होता है, एक तो कच्ची ईंट होती है, फिर इसको आग में पका देते हैं और ईंट अधिक और अधिक मजबूत हो जाती है। बर्न्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ है, पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल हुआ है दोनों जगह पर। दोनों की दोनों सभ्यताएं लगभग एक समय की है, कॉन्टेम्परेरी है, समकालीन है। तो इन्हीं तथ्यों को उठा के ये जो इतिहासकार है सर जॉन मार्शल और वी गॉर्डन चाइल्ड ये कहते हैं कि मेसोपोटामिया वाले लोगों ने भारत में आके हड़प्पा सभ्यता को बसाया। लेकिन जो दूसरे इतिहासकार है वह इस मत से सहमत नहीं है, क्योंकि इतिहास में क्या होता है, अनेक प्रकार के मत हमारे सामने आते हैं। तो दूसरे इतिहासकार वो क्या कहते हैं कि इन समानताओं के साथ साथ बहुत सारी असमानताएं हैं, असमानताएं भी हैं। इसलिए यह कहना गलत होगा कि हड़प्पा का जो विकास है वो बाहरी लोगों ने भारत में आके किया है। अभी असमानताएं ढूंढते हैं। जैसे जो हड़प्पा के जो शहर हैं वो सुनियोजित थे, प्लान सुनियोजित शहर थे हड़प्पा के। लेकिन जो मोहनजोदड़ो के जो शहर थे इतने सुनियोजित नहीं थे, देवर हैप देयर सिटीज वर हैप हैजर्ड का क्या मतलब है, अस्त व्यस्त तरीके से, संगठित तरीके से शहरों का विकास मेसोपोटामिया में नहीं किया गया। फिर इसके बाद दूसरा है मेसोपोटामिया में लगभग 900 चिन्ह मिले हैं, उनकी लिपि के अंतर्गत 900 चिन्ह मिले हैं। उन सभी 900 चिन्हों को समझा जा चुका है। तो उन सभी साइंस को डिसाइफर किया जा चुका है। डिसाइफर का मतलब यह है कि इतिहासकारों ने उस लिपि को समझ लिया। लेकिन जो हड़प्पा में मुश्किल से 396 अलग अलग तरह के चिन्ह मिले हैं, कहीं पे मछली का चिन्ह है, कहीं पे किसी और त्रिशूल का चिन्ह है। तो यह जो चिन्ह है इनको समझा नहीं गया। जो हड़प्पा की लिपि है उसको आज तक इतिहासकार समझ नहीं पाया। इट रिमेन्स अनडिसाइफर्ड टिल नाउ, आज तक कोई उसको समझ नहीं पाया। तो डिफरेंस के बारे में तुम बात करें, मेसोपोटामिया की लिपि को समझ चुके इतिहासकार, और जो हड़प्पा है इसकी लिपि को समझा नहीं गया है। फिर उसके बाद अपन आगे बात करते हैं कि जो पॉटरी है, जो मृद भांड है, उनकी बनावट में अंतर है। मेसोपोटामिया में अलग तरह के मृद भांड है, भारत में हड़प्पा में अलग तरह के मृद भांड रहे हैं। फिर दूसरा है जो पकी हुई ईंट है, बेशक दोनों जगह पे पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मोहनजोदड़ो में पकी हुई ईंटों का काफी अधिक इस्तेमाल हुआ है। मोहनजोदड़ो कह दो या हड़प्पा सभ्यता कह दो, यहाँ पे बहुत अधिक इस्तेमाल हुआ है। लेकिन मेसोपोटामिया में पकी हुई ईंटों का बहुत सीमित इस्तेमाल हुआ है। तो हम डिफरेंसेस के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिर जो मेसोपोटामिया में जो कांसे से जो वस्तु बनाई गई या जो मूर्तियां बनाई गई, बहुत ही सुंदर और अच्छी क्वालिटी की मूर्तियां बनाई गई मेसोपोटामिया में। लेकिन हड़प्पा में जो कांसे से संबंधित जो मूर्तियां बनाई गई हैं वह इतनी सुंदर नहीं है, वो क्रूड है। उनमें इतनी सुंदरता नहीं है, उनमें इतनी गुणवत्ता भी नहीं है हड़प्पा में जो हमें कांसे की मूर्तियां मिली है। तो खूब सारे अंतर के बारे में अपन को यहाँ पे जानकारी मिली। फिर इसके बाद क्या है, जो हड़प्पा में जो कॉलम मिले हैं, कॉलम कहते हैं खंबे। जैसे कोई भी स्ट्रक्चर मिला, कोई भी भवन मिला, उसमें कहीं ना कहीं खंबे लगे हुए होंगे। तो हड़प्पा में स्क्वायर कॉलम रहे हैं, स्क्वायर स्क्वायर रेक्टेंगल स्क्वायर कॉलम रहे हैं। और जो मेसोपोटामिया वहाँ पे राउंड कॉलम रहे हैं, वहाँ पे गोलाकार खंबे मिले हैं, हड़प्पा में स्क्वायर खंबे मिले हैं। तो ये, और जो अंतिम पॉइंट है डिफरेंस का वह ये है कि मेसोपोटामिया इज अ थिकली पॉपुलेटेड सिविलाइजेशन। थिकली पॉपुलेटेड, इसका मतलब क्या है, मेसोपोटामिया में क्या है, अगर अपन मैप में देखेंगे मेसोपोटामिया में एक बस्ती यहाँ पे मिली, एक बस्ती बिल्कुल पास में मिली, एक बस्ती थोड़ा सा दूर मिली, एक बस्ती 50 किलोमीटर दूर, एक बस्ती 30 किलोमीटर दूर। तो पॉपुलेशन वॉज वेरी थिकली सेटल्ड। लेकिन हड़प्पा में अपन देखते हैं यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन बहुत थिनली सेटल्ड थी, थिनली, पतली तरीके से, थिनली। इसका मतलब क्या है, अगर अपन मैप देखेंगे हड़प्पा में एक बस्ती यहाँ पे है, तो एक बस्ती बहुत दूर हो गई, एक बस्ती और बहुत दूर हो गई, क्षेत्र बहुत बड़ा था हड़प्पा का। तो ये थिनली पॉपुलेटेड थी, और जो मेसोपोटामिया है वो थिकली पॉपुलेटेड था। तो इसके बाद अपन दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इससे उदय से संबंधित, वो है आर्यन ओरिजिन। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि आर्य विदेश से भारत में आया, उन्होंने भारत में आने के पश्चात वैदिक युग को भी जन्म दिया और हड़प्पा को भी उन्होंने ही जन्म दिया। तो कुछ इतिहासकार आर्यन ओरिजिन के बारे में बात करते हैं, हड़प्पा का उदय आर्यों ने किया। इनमें कौन से इतिहासकार है, टी एन रामचंद्रन। टी एन रामचंद्रन, यह इतिहासकार आर्यन ओरिजिन के बारे में बात करता है। इसके अलावा दूसरे इतिहासकार है एस आर राव।
S.R. राव और K.N. शास्त्री, S.R. राव और K.N. शास्त्री। अब ये क्या करते हैं, वैदिक युग जिसको इतिहासकारों का मानना है कि जिसको आर्यों द्वारा बसाया गया है, तो जो वैदिक युग है, जो हड़प्पा की सभ्यता है, इनके बीच में समानताएं ढूंढ के लाते हैं कि ये चीज समान रही है, और इस कारण जो हड़प्पा सभ्यता है उसका विकास भी आर्यों के द्वारा ही किया गया, जिस प्रकार से उन्होंने वैदिक युग का निर्माण किया। अब ये कौन कौन से समानताएं ढूंढ के लाते हैं। सबसे पहले समानता ये है कि दोनों का जो भौतिक क्षेत्र है वो एक है, भौगोलिक क्षेत्र है वो एक है, ज्योग्राफिकल एरिया दोनों का एक है। उत्तर पश्चिम सीमा पाकिस्तान, हरियाणा, पंजाब, हड़प्पा के भी यही स्थल है, और वैदिक युग तो जो अर्ली वैदिक पीरियड है, जो पूर्व वैदिक काल है, उसका भी वही क्षेत्र है लगभग। ज्योग्राफिकल एरिया इज सेम। फिर दूसरा एविडेंस ये है कि भगवानपुरा नाम की एक बहुत बड़ी साइट मिली है हड़प्पा से संबंधित हरियाणा में, भगवानपुरा। तो भगवानपुरा में दोनों के साक्ष्य मिले, वहाँ पे वैदिक युग का भी साक्ष्य मिल गया, हड़प्पा का भी साक्ष्य मिल गया। ठीक है। फिर इसके बाद जो अग्नि पूजा वेद में भी की जाती थी, वैदिक युग में भी की जाती थी, हड़प्पा के अंदर भी अग्नि पूजा की जाती थी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं काफी समानता है। एनिमल वर्शिप, पशु पूजा दोनों जगह पे विद्यमान थी। फिर ऋग्वेद में एक शब्द मेंशन्ड है, ऋग्वेद में, वैदिक युग में ऋग्वेद में हरियुप्पा नामक शब्द मेंशन है, जिसको भी आधार बना के अनेक प्रकार के इतिहासकार कहते हैं कि हड़प्पा के बारे में वैदिक लोगों को पूर्ण जानकारी थी। इनफैक्ट इन्हीं के द्वारा हड़प्पा को बसाया गया, हरियुप्पा, जिसका जिक्र मिलता है ऋग्वैदिक में, हरियुप्पा। फिर इसके बाद जो दूसरे इतिहासकार है वो मना कर देते हैं कि नहीं, आर्यों के द्वारा हड़प्पा को नहीं बसाया गया। वो उसके विरोध में आर्गूमेंट देते हैं। वो कौन से आर्गूमेंट है? सबसे पहला आर्गूमेंट ये है, जो वैदिक युग, डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, अपन मान नहीं सकते कि जो वैदिक युग के जो लोग थे उन्होंने, या आर्यन लोग थे उन्होंने हड़प्पा को बसाया। क्योंकि जो वैदिक युग था एक ग्रामीण पृष्ठभूमि में पनपी हुई सभ्यता थी, ग्रामीण पृष्ठभूमि, यानी एक रूरल सिविलाइजेशन रही है। वहां पे शहर नहीं रहे वैदिक युग में, लेकिन हड़प्पा की पूर्णतः शहरी सभ्यता थी। जो वैदिक युग थे वहाँ के लोग खानाबदोश थे, वो एक स्थान पर टिक के रहते नहीं थे। एक स्थान पर रहे, उसके बाद अपनी जगह परिवर्तित करते हुए दूसरे स्थान पर चले गए, वहां रहने लगे, खानाबदोश जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो नोमैडिक पीपल वैदिक युग के अंदर। बहुत आगे चल के उन्होंने बसना शुरू किया। लेकिन हड़प्पा जो समय पहले आया है, हड़प्पा में सेटल्ड सिविलाइजेशन थी, एक जगह पे टिक के रह रहे थे। जब शहर बना लिया तो फिर बार बार अपनी जगह थोड़ा बदलते रह रहे थे, एक जगह पे टिक के वो उन्होंने अपनी सभ्यता का विकास किया, एक जगह पे टिक के। फिर इसके बाद रूरल और अर्बन, शहरी और ग्रामीण है। फिर इसके बाद है पास्टोरल एग्रीकल्चर, यानी पशुपालन बहुत अधिक महत्वपूर्ण था वैदिक सभ्यता में। पशुपालन, पास्टोरल एग्रीकल्चर, पशुपालन पे आधारित उनकी अर्थव्यवस्था थी वैदिक युग में। लेकिन हड़प्पा के अंदर आर्थिक गतिविधियों पे आधारित व्यवस्था कायम की गई। आर्थिक गतिविधियां में न केवल प्राइमरी एक्टिविटीज बल्कि सेकेंडरी एक्टिविटीज भी थी और टर्सरी एक्टिविटीज भी थी। सेकेंडरी, जैसे अर्थव्यवस्था में तीन प्रकार की गतिविधियां होती है, प्राथमिक गतिविधियां, द्वितीयक गतिविधियां, सेकेंडरी, और तीसरा है तृतीयक गतिविधियां। तो हड़प्पा की इतनी एडवांस और विकसित अर्थव्यवस्था थी कि वहां पे द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों को भी शामिल किया गया। जैसे द्वितीयक में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं? जो इंडस्ट्री में जिसका उत्पादन हो, जैसे कृषि से रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए उससे कोई उत्पाद बना लेना, जैसे रुई का इस्तेमाल करते हुए कपड़ा बना लेना। ठीक है। और टर्सरी क्षेत्र में आते हैं जो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड जो चीजें होती है, दुकानदार अगर जो किसी न किसी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हड़प्पा के एडवांस इकोनॉमिक सिविलाइजेशन थी। अगला अंतर क्या है? स्क्रिप्ट में अंतर है। स्क्रिप्ट यानी जो लिपि है उसमें काफी सारी असमानताएं हैं। स्क्रिप्ट बिल्कुल अलग है, वैदिक युग की अलग स्क्रिप्ट है, और जो हड़प्पा की उसकी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है जो बिल्कुल अलग है। और दूसरा, हड़प्पा के अंदर बैल बैल का अधिक धार्मिक महत्व था, रिचुअल सिग्निफिकेंस था कुछ ना कुछ बैल का। लेकिन जो वैदिक युग है वहां पे गाय का अधिक महत्व था, काव अधिक महत्वपूर्ण थी। फिर हड़प्पा के अंदर मदर गॉडेस, मातृ देवी की पूजा की जाती थी, और जो वैदिक युग है वहां पे पुरुष देवताओं की अधिक पूजा की जाती थी। मातृ देवी की पूजा का इतना प्रचलन नहीं था वैदिक युग में। तो ये अपने अंतर के बारे में बात कर लिया था। निष्कर्ष ये है कि आर्यों ने भी इसको नहीं बसाया। तो बात ये, हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ? अब हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ क्रमिक चरणों में, धीरे धीरे समय के साथ। ग्रेजुअल एवोल्यूशन की थ्योरी है जो कई इतिहासकार देते हैं। स्थानीय लोगों ने ही इसको बसाया, धीरे धीरे समय के साथ 1000 साल लगा के उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को जन्म दिया है। ग्रेजुअल एंड इंडिजीनियस एवोल्यूशन। इंडिजीनियस का मतलब क्या? लोकल, स्थानीय, यहीं के लोगों ने उसको बसाया और धीरे धीरे इसका विकास हुआ, क्रमिक विकास हुआ, चरण दर चरण इसका विकास हुआ। अब इसमें कौन से इतिहासकार हैं? स्टुअर्ट
STUART, स्टुअर्ट पिगेट। स्टुअर्ट पिगेट नामक जो इतिहासकार है, उन्होंने ग्रेजुअल एवोल्यूशन की थ्योरी दी है। अब ये इतिहासकार क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम सीमा में जो लोग रहा करते थे बहुत साल पहले, उन्होंने धीरे धीरे समय के साथ जो हड़प्पा की सभ्यता है उसका विकास किया। उन्हीं लोगों ने हड़प्पा को बसाया। जैसे उदाहरण देते हैं, नाल। नाल एक जगह है पाकिस्तान में, नाल, क्वेटा, कुली, नाल, क्वेटा, कुली, मुंडिका, ये सब बहुत छोटी छोटी बस्तियां थी 6000 बीसी के आसपास। 6000 बीसी बहुत पहले का समय। फिर धीरे धीरे इनका विकास होने लगा और वो छोटी छोटी बस्तियां गांव में तब्दील हो गई 5000 बीसी में। यानी 6000 बीसी से लेकर अगले 1000 साल में वो छोटी छोटी बस्तियों के अपने नाम लिए, ये गांव में तब्दील हो गई। फिर 5000 बीसी में एक वहाँ पे बस्ती बनी जिसका नाम था मेहरगढ़। काफी बड़ी बस्ती थी मेहरगढ़, काफी फेमस बड़ी बस्ती थी, जो पाकिस्तान की बोलान वैली में है। बोलान वैली में जो अर्ध शुष्क प्रदेश है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ के लोगों को वहाँ पे पानी की कमी लगी, वहाँ पे बारिश कम हो रही थी, तो धीरे धीरे मेहरगढ़ उत्तर पश्चिम सीमा से लोग नीचे की तरफ आ गए और सिंधु घाटी के आसपास उन्होंने बसना शुरू कर दिया, क्योंकि सिंधु घाटी में सिंधु नदी का पानी बहुतायत में उपलब्ध था। इससे वो यहाँ पे धीरे धीरे खेती भी करता है, पानी का उपयोग अन्य कार्यों में वो करने लग गए। तो उपजाऊ क्षेत्र में आ गए, ऊपर से चलते हुए धीरे धीरे नदी के किनारे आ गए। नदी के किनारे उन्होंने धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता का विकास किया। और हड़प्पा के यहाँ पे उनको उपजाऊ मिट्टी मिली, यहाँ पे लकड़ी भी मिल गई अपने आर्थिक कार्य करने के लिए। तो एक प्रकार से फेवरेबल एनवायरनमेंट बना। फिर अपन देखते हैं यही बस्तियां मेहरगढ़ और जो दूसरी बस्तियां धीरे धीरे और अधिक उन्नत होते हुए शहरों में तब्दील हो गई। 4000 बीसी तक शहरों में तब्दील हो गई। और जो बस्तियां, नई बस्तियां आई, आमरी, कोट दीजी, सिंधु क्षेत्र में पाकिस्तान में आमरी, कोट दीजी जैसे शहर अस्तित्व में आ गए 4000 बीसी में। और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं ये बड़े शहर नहीं है, छोटे शहर है, टाउन है, टाउन की तरह है ये, कस्बे की तरह। शहर यहाँ सही शब्द नहीं, कस्बे की तरह है आमरी, कोट दीजी। फिर इन्हीं से ही निकल के धीरे धीरे जब आमरी, कोट दीजी अस्तित्व में आई तो प्राक हड़प्पा युग का आरंभ हो गया। अर्ली हड़प्पा पीरियड की शुरुआत हो गई यहाँ से। फिर अर्ली हड़प्पा पीरियड में और अधिक विकास हुआ। फिर 2800 बीसी के आसपास, अब मैंने 4000 बीसी की बात की, कस्बे आ गए, लेकिन 2800 बीसी के आसपास कृषि अधिशेष समाज में उत्पन्न हो गया। कृषि अधिशेष बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्रीकल्चर सरप्लस। बात यह है कि शहरों का निर्माण करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज होती है, वो होती है एग्रीकल्चर सरप्लस। दो प्रकार से कृषि की जाती है। एक तो कृषि की जाएगी जितना उत्पादन किया गया है उसको लोकली कंज्यूम कर लिया, स्थानीय लोगों ने उसको खत्म कर दिया खा के, कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं हुआ, ये तो नॉर्मल प्रकार से कृषि कर रहे हैं। लेकिन जब अधिशेष उत्पन्न होता है, सरप्लस उत्पन्न होता है, एक्स्ट्रा अधिक उत्पादन होता है, यानी जरूरत 500 क्विंटल की है लेकिन 1000 क्विंटल की पैदावार हुई है, तब शहरों का विकास होता है। क्योंकि जो एक्स्ट्रा क्विंटल, जो 500 क्विंटल अतिरिक्त उत्पादन किया गया है खाद्यान्नों का, उसको वो धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में पहुंचाएंगे व्यापार के माध्यम से। व्यापार की तरक्की हुई, आने जाने के साधन विकसित होंगे, किस प्रकार से उस खाद्यान्न को दूसरी जगह पे लेके जाएंगे, दूसरे जो लोग हैं उनको भी अपन बेच सकें। और किस प्रकार से अगर अधिक खाद्यान्न हुआ है तो उसको स्टोर करने के लिए भी आपको एक जगह सुनिश्चित करनी पड़ेगी स्टोर करने के लिए। तो खाद्यान्न को स्टोर करने के लिए आपको बड़े बड़े गोडाउन बनाने पड़ेंगे, वहां पे उनको स्टोर करना पड़ेगा। फिर वो चोरी नहीं हो जाए, इसके लिए आपको सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी। प्रशासन अस्तित्व में आएगा जो उन गोडाउन को बनवाएगा, उनकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम करेगा ताकि कोई उनको चोर कर नहीं ले जाए। तो पूरा प्रशासनिक ढांचा अस्तित्व में आ जाएगा। लेकिन सारी कहानी कहाँ से शुरू हुई? वो शुरू हुई एग्रीकल्चर सरप्लस से, यानी जब कृषि में अधिशेष उत्पन्न हुआ, एक्स्ट्रा उत्पादन हुआ, तो शहर की संभावनाएं बढ़ती गई। तो 2800 बीसी में कृषि में अधिशेष उत्पन्न होने लग गया, एग्रीकल्चर सरप्लस होने लग गया, और व्यापार और शिल्प के कार्यों के माध्यम से धीरे धीरे शहरी सभ्यता, मैच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन अस्तित्व में आ गई। तो कुल मिला के जो कृषि का अधिशेष है, जो शिल्प के कार्य हैं, जो व्यापार के कार्य हैं, इन सब ने मिलकर एक भौतिक आधार दिया हड़प्पा की शहरी सभ्यता को। और इन्हीं के कारण ही हड़प्पा की शहरी सभ्यता का जन्म हुआ। धीरे धीरे व्यापार शुरू हो गया। पहले आसपास के क्षेत्रों से व्यापार करने लगे हड़प्पा वाले, फिर बाद में 2300 बीसी, अपना 2800 बीसी की बात की, फिर 2300 बीसी के अंदर मेसोपोटामिया के साथ भी व्यापार करने लगे। क्योंकि 2300 बीसी से हमें प्रमाण मिलने लग जाते हैं कि जो मेसोपोटामिया के लोग हैं उन्होंने हड़प्पा वालों को मेलुहा कहा। मेलुहा बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये एग्जाम में भी कई बार आ रखा है। जो मेसोपोटामिया की टेक्स्ट है, किताबें हैं,
उसमें एक शब्द मेंशन किया गया मेलुहा। इतिहासकारों ने कहा है कि मेसोपोटामिया वाले हड़प्पा वासियों को मेलुहा कहा करते थे, मेलुहा। तो यानी अगर वहां की किताब में मेलुहा शब्द आया है जिसका संबंध है हड़प्पा से है, तो यानी इनके बीच में व्यापारिक संबंध कायम हो चुके थे। हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच में व्यापारिक संबंध कायम हो चुके थे। फिर ये अपन ने बात की ग्रेजुअल एवोल्यूशन के बारे में। फिर दूसरी कौन सी थ्योरी है जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे सीरीन रत्नागर नाम का इतिहासकार है, वह यह कहता है कि मेसोपोटामिया के व्यापार के कारण हड़प्पा का विकास हुआ। यानी जो मेसोपोटामिया का जो व्यापार है उसका अत्यधिक योगदान रहा है हड़प्पा के विकास में, बहुत क्रिटिकल कंट्रीब्यूशन रहा है जिसके कारण हड़प्पा का विकास हुआ। लेकिन जो एक्सेप्टेबल धारणा है वो कौन सी, ग्रेजुअल एवोल्यूशन की, धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ है हड़प्पा का। फिर इसके बाद गॉर्डन चाइल्ड इतिहासकार है, वो वह बात करता है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी तकनीक का बहुत अधिक योगदान रहा है हड़प्पा के उदय में, हड़प्पा के विकास में। जैसे व्हील हो गया, जो चाक हो गया जिसके मृदवान बनाए जाते थे मिट्टी के, प्लो हो गया, हल हो गया कृषि के लिए, नाव हो गई, व्हील मेड पॉटरी हो गई, चाक पर लगभग मृदवान हो गए। टेक्निक है सारे के सारे, साइंटिफिक टूल्स हैं सारे के सारे। तो इन्हीं के कारण हड़प्पा का विकास होने का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है, ये इतिहासकार कहते हैं। फिर एक इतिहासकार है मैक एडम, इनके पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है टेलीविजन समझने के लिए। यह कहते हैं कि जो कृषि का अधिशेष है वही पर्याप्त नहीं है, क्यों कृषि का अधिशेष होना चाहिए, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण उसका स्टोरेज, जिसके बारे में मैंने बात की। कृषि का अधिशेष हो गया उससे कुछ नहीं हुआ, कम से कम आपको स्टोर करने के लिए फैसिलिटी चाहिए, आपको उनको संग्रह करने के लिए आपको बड़े बड़े गोडाउन बनाने पड़ेंगे। और जब संग्रह करने के लिए गोडाउन बनेंगे तो प्रशासन का रोल वहाँ पे बहुत अहम हो जाएगा। प्रशासन चाहिए उसको संभालने के लिए, उनके निर्माण के लिए, उनके रेगुलेशन के लिए, व्यापार के लिए, आवागमन के साधन विकसित करने के लिए प्रशासन की आवश्यकता पड़ेगी। पूरी की पूरी सभ्यता का विकास हो जाएगा। तो इसी के साथ अपन आज का ये डिस्कशन यहाँ पे खत्म करते हैं। हड़प्पा की अपन ने यहाँ पे शुरुआत कर दी और अपन हड़प्पा सभ्यता के बारे में आगे और अधिक बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।